दोस्तों जय शिव शक्ति। दोस्तों आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही ख़ास है। एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको आज के समय में ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स इसको इग्नोर करते हैं और ये आपके पूरे जीवन को प्रभावित करता है। लेकिन फिर भी इसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते, भूल जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो इस पॉइंट पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जब भी कोई ग्रह अगर आपकी जन्म कुंडली में अस्त होकर के बैठा है, तो इसका आपकी पूरे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कौन-सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और क्या दिक्कतें होती हैं ग्रह के अस्त हो जाने से, इस पर हम बहुत बारीकी से डिटेल में आज बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर देना, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए किसी भी ग्रह को अस्त होना क्या उसका क्या मतलब है? देखिए जब भी सौर मंडल में कोई ग्रह जब ये परिक्रमा कर रहे होते हैं और कोई ग्रह परिक्रमा के दौरान यदि सूर्य के करीब आ जाए, तो वो ग्रह अस्त हो जाता है। ऐसा ग्रह अपना प्रकाश, अपने तेज को खो बैठता है और ये बलहीन हो जाता है। ऐसा ग्रह का आपके जीवन से जो वो आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में बैठा है या जिस भाव का स्वामी है, उससे संबंधित जो सुख आपको मिलने चाहिए, जो फल आपको प्राप्त होने चाहिए, वो आपको होते ही नहीं है या बहुत देर से होते हैं। जीवन में बहुत समस्याओं का सामना आपको ऐसे समय पे करना पड़ता है, उस ग्रह से संबंधित। तो इसीलिए अस्त ग्रह को क्योंकि वो बलहीन हो गया है, अब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो स्वग्रही होकर के बैठा है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा है, उच्च में बैठा है या वो किसी भी स्थान पे बैठा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो ग्रह अगर अस्त है, तो वो बलहीन है, वो आपकी कुंडली में कमज़ोर है और उससे संबंधित फल आपको देरी से प्राप्त हो सकते हैं या हो सकता है कि मिले ही ना। अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस होती हैं, उनको भी हमें ध्यान से देखना चाहिए। देखिए जैसे सपोज़ करिए उदाहरण के लिए शनि है। अब शनि 2 राशियों के स्वामी हैं, एक मकर की और एक कुंभ के। अगर शनि मकर या कुंभ में से कहीं पर बैठे हैं किसी राशि में, तो वो स्वग्रही हो गए। अब कुंभ शनि की मूल त्रिकोण राशि है। अब शनि अगर कुंभ में बैठे हैं, लेकिन अगर वो अस्त अवस्था में बैठे हैं, तो भी शनि आपको नकारात्मक प्रभाव ही देंगे। तब भी आपको शनि से मिलने वाले जो सुख हैं, उसमें आपको कमी देखी जा सकती है। तो दोस्तों इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब उदाहरण के लिए एक उदाहरण और ले लेते हैं। मान लीजिए शुक्र हैं और शुक्र अगर मीन राशि में बैठे हैं, तो मीन राशि में तो शुक्र उच्च के हो जाते हैं। लेकिन अगर वो अस्त होकर के बैठे हैं, तो वहाँ पे भी शुक्र के जो प्रभाव हैं, उसमें कमी आ जाएगी। तो ये आपको नोट करना है। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें और हमारे को देखनी है कि देखिए सूर्य खुद कभी अस्त नहीं होते और राहु केतु छाया ग्रह होने के कारण राहु केतु भी कुंडली में कभी अस्त नहीं होते हैं। और बुध की जो दूरी है, वो सूर्य के बहुत निकट होती है, जिस कारण से बुध पे भी बुध अक्सर अस्त अवस्था में ही रहते हैं, तो इसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन पे नहीं पड़ता है। तो बुध के अस्त होने को इवन सूर्य और बुध जब एक साथ हों कुंडली में, तो ये बुध आदित्य योग बनाते हैं, जो कि आपको काफ़ी इंटेलिजेंट बनाता है। हालाँकि हमारे जो वैदिक ज्योतिषी हैं, उनका ये मत है कि बुध के अस्त होने को भी बहुत ज़्यादा कंसिडर नहीं किया जाता, मतलब इतना ज़्यादा खराब नहीं माना जाता है। लेकिन बुध भी हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है, वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊँगा। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि अस्त होने का क्या प्रभाव है। अब दोस्तों आपको ये देखना है कि वो ग्रह जो अस्त होकर के आपकी जन्म कुंडली के 12 भाव में से जिस भाव में बैठा है और जिस भाव का वो स्वामी है, उनसे रिलेटेड सुखों में आपको वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब पहला भाव आपका लगन का होता है, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी का होता है। कुंडली का जो दूसरा भाव है, वो आपके धन का है, आपके कुटुंब का है, आपकी फैमिली लाइफ का है, आपके प्रोफ़ेशन का है। तीसरा भाव आपके सेल्फ एफर्ट्स का है, आपके कम्युनिकेशन का है। तीसरा भाव आपके दोस्तों का है ना? आपके सोशल सर्कल का है। चौथा भाव आपका प्रॉपर्टी का है, आपके व्हीकल्स का है, आपकी माता का है, आपके सुखों का है। इसी तरह 5वां भाव आपके पूर्व जन्म का है, आपके पूर्व जन्म में जो आपने पुण्य जो आपने अर्जित किए हैं, उन वो देखे जाते हैं। 5वें भाव से आपके पुत्र को देखा जाता है, आपके विवाह के समय भी 5वां भाव कंसीडर किया जाता है। 5वां भाव आपकी सेकेंडरी एजुकेशन का भी होता है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो कुंडली का चौथा भाव होता है, उससे हम हमारी प्राइमरी एजुकेशन को देखते हैं। और चौथा भाव हमारे हमारे मन का होता है। लेकिन जो 5वां भाव है, उससे हम हमारी सेकेंडरी एजुकेशन को भी देखते हैं और 5वां भाव हमारे अंतःमन का होता है। ठीक है दोस्तों? अब छठा भाव उससे हम रोग, ऋण, शत्रु को देखते हैं। 7वें भाव से आप पार्टनरशिप देखते हैं, अपने पार्टनर को देखते हैं, बिज़नेस पार्टनरशिप आपको वो भी हम 7वें भाव से ही देखते हैं। आपके लाइफ पार्टनर का होता है 7वां भाव, मैरिज का होता है।
8वाँ भाव आपके ससुराल पक्ष का होता है। 8वाँ भाव आपको ट्रबल देने का काम करता है। अक्सर 8वाँ भाव जो है कहते हैं अष्टमम नष्टमम। तो 8वाँ भाव ये त्रिक भाव हमारी ज्योतिष के अंदर 6, 8, 12 भाव जो होते हैं इसको हम त्रिक भाव कहते हैं। तो 8वाँ भाव जो है वो सडन इवेंट्स का होता है। आपको ऑल ऑफ अ सडन या तो आपको गेन दे जाएगा या आपको नुकसान करा जाएगा। तो वो वहाँ से देखा जाता है। 8वें भाव से हम आयु को भी देखते हैं, ठीक है? अब हमारा 9वाँ भाव, 9वें भाव से हम आपकी पास्ट लाइफ़ को देखते हैं। आपके जो एंसेस्टर्स की जो ब्लेसिंग्स हैं, वो वहाँ से 9वें भाव से देखी जाती है। आपके लक का है 9वाँ भाव। 10वाँ भाव आपके प्रोफ़ेशन का है, आपके प्रोफ़ेशनल लाइफ़ से को कंट्रोल करता है 10वाँ भाव। 11वाँ भाव जो है, ये आपकी वेल्थ का है। इससे आपके वेल्थ को, आपके धन को देखा जाता है, पैसे को, आपके पास कितना पैसा, आपके पास कितनी पूँजी रहेगी, आपके पास जीवन में किस प्रकार के सुख आप कितना सुख प्राप्त कर पाएँगे या इसके लिए आपके 11वाँ भाव को देखना होता है। अब 12वें भाव की बात करते हैं। कुंडली का जो 12वाँ भाव है, इससे हम डेथ को देखते हैं। पितरों को देखते हैं, आपके एंसेस्टर्स को 12th हाउस से देखते हैं। आपके बेडरूम, आपके लाइफ में जो बेडरूम से रिलेटेड सुख आपके जीवन में है या नहीं, ये 12वें भाव से पता लगता है। 12वें भाव से आपके पितरों को देखेंगे। कारावास का कोई जो जेल है, जेल जाने का भी कारावास का योग भी हम 12वें हाउस से देखते हैं। 12वाँ भाव खर्चे का भी है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ से हॉस्पिटलाइज़ेशन का भी है, तो ये सारी चीज़ें हम 12वें भाव से देखते हैं। तो आपको ये पता लग गया। अब कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में अस्त होकर के जिस भाव में बैठा है, वो उसी भाव से संबंधित जो फल हैं, जो आपको प्राप्त होने वाले जो सुख हैं, उनसे आपको वंचित कर देगा या उनसे रिलेटेड सुखों में आपकी कमी आ जाएगी। अब हम जानते हैं कि अगर चंद्रमा अगर आपके किसी के अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा यदि अस्त अवस्था में बैठे हैं, तो उसका क्या फल मिलेगा आपको? देखिए चंद्रमा मनोकारक है, आपके मन के कारक हैं, आपके माता के कारक हैं। अगर चंद्रमा अस्त हो जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति का मन हमेशा अशांत रहेगा, ऐसा व्यक्ति हमेशा चिंताओं से घिरा रहेगा, हमेशा टेंशन में रहेगा। ऐसे व्यक्ति के चेहरे पे आप देखेंगे आपको कोई कोई खुशी दिखाई नहीं देगी, कॉन्फिडेंस दिखाई नहीं देगा। कोई कारण नहीं भी होगा, अकारण वो व्यक्ति चिंताओं में घिरा रहेगा। ऐसे व्यक्ति का हमेशा उसको आप देखेंगे कि ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। ऐसे व्यक्ति को सिज़ोफ्रेनिया जो एडवांस स्टेज ऑफ डिप्रेशन जो होता है वो हो सकता है। डिप्रेशन में की प्रॉब्लम हो सकती है, पैनिक अटैक्स आ सकते हैं, एंग्ज़ायटी की प्रॉब्लम ऐसे व्यक्ति को फेस करनी पड़ सकती है जिस व्यक्ति का चंद्रमा अस्त होता है। ऐसे व्यक्ति को अपने माता की तरफ से सुखों में कमी आ सकती है। हो सकता है उस व्यक्ति के माता का स्वास्थ्य ठीक ना रहता हो या उसने कम आयु में अपनी माँ से उसका वो अलग हो गया हो या उसकी मदर छोटी उम्र में ही उससे उससे दूर हो गई हों। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं जब चंद्रमा अस्त होता है, तो हमें ये दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अस्त ग्रह का हमें हमेशा उपाय करते रहना चाहिए। क्योंकि अस्त ग्रह जब एक बार अस्त हो जाते हैं, तो वो पूरे जीवन पर्यंत आपको परेशान करते हैं। तो जब आप उनको उपाय करते हुए, जब आप उनको बल प्रदान करेंगे, तो उससे संबंधित जो आपको परेशानियाँ आ रही हैं, वो आपकी कम हो जाती हैं। तो चंद्रमा के लिए आपको नियम से रोज़ सूर्यास्त होने के बाद आपको रोज़ 1 माला चंद्रमा गायत्री मंत्र की करनी चाहिए। इससे आप देखेंगे कि चंद्रमा को बल मिलना शुरू हो जाएगा। चंद्रमा के लिए आप रोज़ सुबह शिवलिंग पे जल दें और भगवान शिव शक्ति की अगर आप आराधना करते हैं, तो आप देखेंगे कि चंद्रमा से संबंधित जो समस्याएँ आपको जीवन में आ रही थी, वो आपकी दूर हो जाएँगी। अब इसके बाद बात करते हैं मंगल की। तो मंगल कारक है भाई का, ज़मीन का, प्रॉपर्टी का। मंगल कारक है आपके हौसले का, आपके डेडिकेशन का, आपके एफर्ट्स का, ठीक है? अब अगर किसी की कुंडली में मंगल अस्त हो जाए, तो क्या प्रभाव होगा? ऐसा व्यक्ति कर्ज़े में डूबा हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को आप देखेंगे, ऐसे व्यक्ति का स्वभाव बड़ा चिड़चिड़ा होता है। ऐसा व्यक्ति छोटी-छोटी बात पे उसको गुस्सा आएगा, लेकिन वो डरपोक किस्म का भी होता है। ऐसा व्यक्ति अपने दुश्मनों का सामना नहीं कर पाता है। आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति को कोई ज़बरदस्ती के कोर्ट कचहरी, केस मुकदमे में फँस जाएगा। ज़मीन जायदाद से संबंधित कोई मुकदमा उसके ऊपर हो सकता है। ऐसे व्यक्ति पे कर्ज़ा आप देख सकते हैं, कर्ज़े में डूब जाएगा ऐसा व्यक्ति। ठीक है? तो उसके अंदर साहस की भी कमी होगी। ऐसा व्यक्ति लड़ नहीं पाता है लोगों से। तो अगर आपकी भी कुंडली में अगर मंगल यदि अस्त होकर के बैठे, तो आपको मंगल को बल देने का प्रयास करना है। अब उसके लिए क्या करना है? देखिए मंगल के जो अधिदेवता हैं, वो हैं भगवान कार्तिकेय। दक्षिण भारत में इनको भगवान सुब्रमण्यम के नाम से जाना जाता है। अगर आप सुब्रमण्यम अष्टोत्तर शतनामावली का पाठ नियम से रोज़ करते हैं, तो इससे आपके मंगल को बल मिलना शुरू हो जाएगा। हर मंगलवार के दिन आप हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, हनुमान मंदिर में जाके। आप गाय को आप गुड़ खिलाइए। इससे आप देखेंगे कि आपको जीवन में बहुत लाभ मिलेंगे।
अब हम बात करते हैं बुध की। अगर बुध अस्त हो जाए, तो देखिए बुध हैं आपके वाणी के, बुध हैं व्यापार के और बुध हैं आपके छोटे भाई-बहनों के भी। तो आप देखेंगे कि आपको व्यापार करने में दिक्कत आएगी। डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई काम है, उसमें आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति की वाणी खराब हो जाती है। ऐसा व्यक्ति जो है, वो अपनी वाणी से अपने संबंध खराब कर लेगा। और दोस्तों मैंने अक्सर देखा है कि जब सूर्य पे बुध का जब प्रभाव होता है, तो सूर्य राजा है और जो बुध है, वो राजकुमार है और बुध बहुत सौम्य ग्रह माना जाता है, बहुत ही सौम्य, बहुत शांत। लेकिन बुध पे जब भी किसी पाप ग्रह की, क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तो बुध के स्वभाव में तुरंत परिवर्तन देखा जाता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा? ऐसे व्यक्ति की ज़ुबान एकदम खराब होने लगती है। आप अपनी ज़ुबान से ही अपना काम खराब करने लगेंगे। और ऐसा व्यक्ति क्या, अगर सूर्य की दृष्टि पड़ गई बुध पे या बुध के सूर्य बुध के साथ बैठे हैं या बुध अस्त हो जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि व्यक्ति बहुत हार्श डिसीज़न लेने लगेगा, बहुत हार्ड डिसीज़न लेगा और ऐसी परिस्थिति में उसका बुध और ज़्यादा खराब हो जाता है। तो आपको ऐसे में सबसे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि शांति से, कभी भी गुस्से में आके, तहश में आकर के कोई फैसला ना लें। कोई भी डिसीज़न लेने से पहले आप थोड़ा-सा शांत हो जाइए, सोचिए, समझिए, उसके बाद शांति से डिसीज़न लीजिए। इससे आपके बुध ऑटोमैटिकली आपके एक्टिवेट होने शुरू हो जाएँगे। अब इसके साथ-साथ आप हर बुधवार को गाय को हरा पालक खिलाइए और बुध के जो अधिदेवता हैं, वो भगवान विष्णु हैं। अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम का नियम से पाठ करते हैं, तो इससे आपको बुध की ब्लेसिंग्स मिलेगी। आप गणेश जी की पूजा भी कर सकते हैं, इससे भी आपको विशेष लाभ होगा। अब बात करते हैं बृहस्पति की। तो बृहस्पति तो गुरु हैं, देवगुरु बृहस्पति, आपके गुरु के हैं, टीचर्स के हैं, ठीक है? जितने भी हमारे एल्डर्स होते हैं, उनको गुरु कंट्रोल करते हैं, वो गुरु के ही कारक हैं। तो हमें ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में अगर गुरु ग्रह अगर अस्त हैं, तो ऐसा व्यक्ति के अपने बड़ों का सम्मान नहीं करेगा। अपने टीचर्स के साथ इसके रिलेशंस खराब रहेंगे, टीचर्स के खिलाफ हमेशा बोलेगा, टीचर्स के हमेशा अगेंस्ट चला जाएगा। ऐसे व्यक्ति को हो सकता है अच्छे गुरु का साथ ना मिले, ठीक है? और ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान का इस्तेमाल, अपनी बुद्धि का सही जगह प्रयोग नहीं कर पाता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो क्योंकि ज्ञान के कारक तो देवगुरु बृहस्पति हैं, तो अब आपको क्या करना चाहिए? आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। हर बृहस्पतिवार के दिन आप देवगुरु बृहस्पति का गायत्री मंत्र का जाप कर लीजिए। आप बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप आप डेली करिए, इससे भी आपको बहुत लाभ मिल सकता है। ठीक है? आप बृहस्पतिवार के दिन आप नमक छोड़ कर के आप व्रत करिए। आप सिर्फ़ एक टाइम बिना नमक का खाना खाइए, इससे आपके देवगुरु बृहस्पति आपके अच्छे होने लगेंगे। साथ ही में अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, अपने बड़ों का सम्मान करना शुरू करिए। आप देखेंगे आपको जीवन में बहुत लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं शुक्र की। तो देखिए शुक्र है दैत्याचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य। शुक्र है आपके स्त्री का, आपके विवाह का, जो पुरुष हैं उनके विवाह का कारक शुक्र है। शुक्र आपके सुख का, ऐश्वर्य, भोग विलास का ग्रह माना जाता है। तो अगर आपकी कुंडली में शुक्र अस्त हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति के विवाह में दिक्कत आएगी। ऐसे व्यक्ति का जो फीमेल्स के साथ, अगर वो मेल है तो फीमेल्स के साथ उसके रिलेशनशिप खराब रह सकते हैं। आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा। देखेंगे कि आपको आपको रिश्तों में महिलाओं की तरफ से, स्त्री की तरफ से आपको धोखा मिल सकता है। आपके विवाह में बड़ी दिक्कत आ सकती है। शादी होने के बाद भी घर खर्च को लेकर के कलह-कलेश रह सकती है। आप लाइफ़ में लग्ज़रीज़ को एन्जॉय नहीं कर पाएँगे। जो सुख, आप मेहनत बहुत करेंगे, स्ट्रगल बहुत करेंगे, लेकिन आपको प्राप्ति बहुत कम होगी। तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने शुक्र को मज़बूत करना है और शुक्र को मज़बूत करने के लिए सबसे अच्छा उपाय होता है कि आप सीधा माँ लक्ष्मी की शरण में चले जाइए। आप नियम से हर शुक्रवार को आप माँ लक्ष्मी की आप आराधना करिए। आप लक्ष्मी के कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। आप माँ लक्ष्मी की चालीसा का पाठ कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी के किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं। शुक्रवार के आप व्रत कर सकते हैं और कुछ नहीं तो गाय को आप दूध में थोड़ा-सा चावल डाल कर के, उबले हुए चावल, वो आप गाय को खिलाइए। सफ़ेद चीज़ों का दान करिए शुक्रवार के दिन, तो इससे आपका शुक्र ग्रह मज़बूत होगा। साथ में एक चीज़ का ध्यान रखिए, ज़िम्मेवारी लेना शुरू करिए। ऐसे लोग देखा गया है कि ज़िम्मेवारी से भागते हैं। आपको ज़िम्मेवारी को लेना है, उठाना है, भागना नहीं है। दूसरी चीज़, महिलाओं का सम्मान करिए, तो आप देखेंगे कि आपको शुक्र की ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू हो जाएगी। और जो महिलाएँ हैं, तो वो भी माँ लक्ष्मी की आराधना करेंगी, तो उनके भी शुक्र में उनका भी शुक्र मज़बूत होगा, उनको जीवन में बहुत लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं शनि की, तो देखिए शनि आपके कर्म के कारक हैं, न्याय के देवता हैं। ऐसा व्यक्ति अगर जिसके कुंडली में यदि शनि अस्त होकर के बैठ जाए,
तो दोस्तों जीवन ना बहुत संघर्षों से बीतता है। जीवन में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बिना रुकावट के, बिना अड़चन के कोई काम बनता ही नहीं है, हर काम में अड़चन आती है। तो आपको अपने कर्म में दिक्कत आएगी, हर छोटी-छोटी चीज़ पे आप स्ट्रगल करेंगे। आपके आपके पिता के साथ संबंध खराब रह सकते हैं। हो सकता है अगर शनि अब डिपेंड ये भी करता है कि शनि कौन से भाव में बैठे हैं, तो वो भाव के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हर भाव का आपका क्या रिप्रेज़ेंट करता है। तो उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शनि आपके जिस भाव में बैठे हैं, उस भाव से संबंधित जो सुख आपको मिलने चाहिए, उससे आपको वंचित कर देंगे। तो आपको क्या करना है, शनिवार के लिए आपको हर शनिवार को काली उड़द का दान करिए। आप काले तिल के वो जो तिल का तेल होता है, उसका आप दान करिए। अब आजकल क्योंकि काले तिल तो आजकल कोई खाता नहीं है, तो आप तिल के तेल का दान करना शुरू करिए हर शनिवार को। आप जो मज़दूर होते हैं, जो लेबर वर्क जो करते हैं, उन लोगों का सम्मान करना शुरू करिए। आप उनको शनिवार के दिन कुछ चाहे आप उनको समोसे खिला दीजिए, उनको चाय पिला दीजिए। उन लोगों को कुछ ना कुछ जो भी आप देखेंगे कि अगर आपके ऑफ़िस में कोई कर्मचारी है जो जो प्यून का काम करते हैं या जो लेबर वर्क करते हैं, ऐसे लोगों को अपने आस-पास ना खुश रखने की कोशिश करिए, आपके शनि मजबूत होने शुरू हो जाएँगे। आप शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शनि के गायत्री मंत्र का पाठ कर सकते हैं और सबसे बेस्ट है हनुमान चालीसा का पाठ करिए। शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करिए, जीवन बदल जाएगा। भगवान शिव की आराधना करने से भी शनि बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, शांत होते हैं। तो यहाँ आपको ग्रह को बल देना है। तो जैसे ही आप ये उपाय जो मैंने आपको बताए, आप ये करेंगे, देखेंगे जी दोस्तों जीवन आपका कैसे बदल जाएगा। तो दोस्तों ये हमने अपने सभी ग्रहों के बारे में बात कर ली है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि राहु और केतु छाया ग्रह होने के कारण कभी भी अस्त नहीं होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप लोग लाभ उठाएँगे। अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, अपने हॉरोस्कोप स्टडी कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर से आप मुझसे बात कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू और पेड कंसल्टेशन आप बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम फिर दोबारा मुलाकात करेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर देना। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय शिव शक्ति।